नमस्कार दोस्तों, DFAIS प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी क्लास पॉलिटी की है, जिसमें हम जो उद्देश्य का पढ़ रहे थे उसमें कुछ शब्द हमने समझे थे और बाकी के शब्द रह गए थे, वो आज हम समझेंगे। ठीक है। और इसी प्रकार हमारी इसी प्लेटफॉर्म पर 2 क्लास और चल रही हैं, एक हिस्ट्री की और हिंदी व्याकरण की। तो उसमें भी कुछ टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं और जो बाकी के टॉपिक हैं वो भी हम आपको कराएंगे। ठीक है। तो आपको ये तीनों क्लास देखते हुए चलना है। ठीक है। तो आज हम उद्देश्य के शब्दों में लोकतंत्र समझते हैं। ठीक है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था क्या है, देखिए इसमें कहा गया यह अत्यंत व्यापक अर्थों वाली शब्दावली है जिससे ध्वनित होता है कि आम आदमी की आवाज़ महत्वपूर्ण है। शासन प्रणाली हो या समाज व्यवस्था, सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थापना के उद्देश्य का तात्पर्य यह घोषित करता है कि हम सभी समान हैं तथा क्योंकि हम मनुष्य हैं इसलिए अपने वर्तमान और भविष्य के उद्देश्यों नीतियों को तय करना हम सबका समान अधिकार है। उद्देश्य में प्रयुक्त लोकतांत्रिक शब्द भारत को लोकतंत्रात्मक प्रणाली का राष्ट्र घोषित करता है। भारत ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत संसदीय प्रणाली को अपने ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर चुना। तो ये लंबी चौड़ी भाषा हुई, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। इस शब्द का अर्थ है, ये देखिए, लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का तंत्र। लोगों का तंत्र का अर्थ है शासन में शासन और प्रशासन। शासन प्रशासन आप देखते हैं, जैसे हमारे जो नेतागण हैं शासन में हैं। शासन मतलब राजनीति। इससे राजनीतिक जो हमारी वर्तमान में संसद में सांसद हैं, विधानमंडलों में विधायक हैं, शासन। ठीक है। जो नीतियों का निर्माण करते हैं। ठीक। तो इनसे अपन शासन कहते हैं। और प्रशासन जो अपनी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, सिविल सेवक हैं जिसमें जो नीतियों को लागू करते हैं। ठीक है। तो शासन प्रशासन में जनता की भागीदारी, तो इसे कहते हैं लोकतंत्र का अर्थ है शासन प्रशासन में जनता की भागीदारी। तो ये सब हमारे देश के नागरिक हैं और ये शासन प्रशासन का संचालन कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, जो हमारे देश के आम नागरिक मिलके चला रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए कहा गया हम सभी समान हैं, मतलब हम लोकतंत्र में समान रूप से भागीदारी कर सकते हैं। लोगों का तंत्र है ये, यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, देखिए तानाशाही व्यवस्था नहीं है और राजतंत्रात्मक नहीं। लोकतंत्र को समझने के लिए आप राजतंत्र समझ लीजिए। राजतंत्र राजतंत्र तो यहाँ क्या है, राजा का शासन। राजा का शासन तो राजा का आदेश ही सब कुछ है। राजा ही कानून का निर्माण करता है, राजा ही लागू करवाता है, सब कुछ राजा है। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का तंत्र। लोगों का तंत्र तो यहाँ लोग कानून बनाएंगे, लोग ही लागू करवाएंगे। तो देखिए आपके सांसद हैं, विधायक हैं, वो कानून बना रहे हैं। जो सांसद हैं, संसद को ये अधिकार है कानून बनाने का, विधायिका कानून बनाती है। ठीक है। और जो विधानमंडल भी कानून बनाते हैं राज्यों में। तो इसका अर्थ हुआ कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी हो रही। सांसद और विधायकों को आपने चुना है और वो कानून का निर्माण कर रहे हैं, तो इसलिए ये लोकतंत्र हुआ। मतलब आपके चुने हुए प्रतिनिधि कानून का निर्माण कर रहे हैं और क्रियान्वयन कर रहे हैं। ठीक। और देखिए, और राजतंत्र में क्या था, राजतंत्र में था कि राजा ही सब कुछ है। वहाँ जनता जनता निचले स्तर पर है और राजा उच्च स्तर पर है। तो यहाँ देखेंगे आप कि यहाँ जनता सब कुछ है। ठीक है। देखिए लोकतंत्र, तो यहाँ दो बातें और समझनी। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष। एक होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। तो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या हो, क्योंकि हम डायरेक्ट शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं करते। शासन डायरेक्ट हम कानून का निर्माण नहीं करते, हमारे प्रतिनिधि कानून का निर्माण करते हैं। प्रतिनिधि वही शासन का संचालन करते हैं और कानून का निर्माण करते हैं। प्रतिनिधि कौन है, ये है विधायक और सांसद। विधायक और सांसद, तो ये हुआ हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, मतलब संसदीय शासन व्यवस्था है। इसमें कहा गया है, ये देखिए नीचे का है,
संसदीय प्रणाली, लोकतंत्र के संसदीय प्रणाली, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है, अप्रत्यक्ष संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। तो हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, हम सांसदों और विधायकों को चुनते हैं, वो कानून का निर्माण करते हैं, शासन प्रशासन में उनकी भागीदारी है। तो ये हम अप्रत्यक्ष रूप से शासन प्रशासन में भागीदारी निभा रहे हैं, क्योंकि इन्हें चुनते हम हैं और ये प्रत्यक्ष रूप से वहाँ भागीदारी करते हैं, हम इन्हें चुनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे द्वारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो ये देखिए, जबकि ऐसे स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं, स्विट्जरलैंड देश, तो वहाँ क्या है, जनता स्वयं भागीदारी करती है, जनता स्वयं कानून की पहल करती है, कानून का निर्माण करती है, वो मतलब चुने हुए प्रतिनिधियों को वापस भी बुला सकती है, ठीक है। तो वहाँ स्विट्जरलैंड है, तो वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जबकि हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का अर्थ सीधे अर्थों हम समझेंगे कि शासन प्रशासन में जनता की भागीदारी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ है छोटे देशों में, स्विट्जरलैंड जैसे देशों में, ठीक है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहाँ सांसद और विधायक जनता के प्रतिनिधि हैं और वो कानून का संचालन करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। देखिए, हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको कहाँ दिखाई देता है, देखिए पंचायतों में, पंचायतों यहाँ देखिए ग्राम सभा, ग्राम सभा हम पढ़ेंगे आगे। देखिए ग्राम सभा, जब पंचायत पढ़ेंगे तो हम ये सब डिटेल में समझाएंगे, ठीक। तो ग्राम सभा, तो यहाँ आपको डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी वो दिखाई देती है, क्योंकि ग्राम सभा में सभी सदस्य हैं, 18 वर्ष से ऊपर का जो भी नागरिक है और जो पंजीकृत है वो सब ग्राम सभा के सदस्य हैं, और ये बैठक करते हैं पंचायतों की। तो ये हुआ कि ये हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखाई देता है पंचायतों के स्तर पर, ठीक है। और जो राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर है, जो विधायिका और संसद में और राज्य विधानमंडलों में, तो यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। और पंचायती स्तर पर हमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र दिखाई देता है, ये बात याद रखें। अब शब्द है गणराज्य। शब्द का तात्पर्य है राष्ट्र का प्रमुख या अध्यक्ष नियमित अंतराल पर नियमित कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर होता है, ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है, जिसमें जनता डायरेक्ट भागीदारी नहीं करती है, संसद और विधानमंडल इन्हें चुनते, ठीक, संसद और विधानमंडल। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र का प्रमुख चुना जाता है, ठीक है। ब्रिटेन में वंशानुगत आधार पर राजा या रानी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शासन की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। तो हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री के हाथों में शासन की बागडोर है, और जो राष्ट्र के प्रमुख हैं, राज्य के या राष्ट्र के प्रमुख, वो राष्ट्रपति है। तो इसी प्रकार ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के हाथों में बागडोर है शासन प्रशासन की, एवं राष्ट्र का प्रमुख है वो वंशानुगत आधार पर राजा है। यहाँ चुनाव नहीं होते हैं, जो राजा की परंपरा चली आ रही है उसी के वंश के सदस्य राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, ठीक है। जबकि भारत में देखिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्ष पर, इसलिए गणतंत्र है यहाँ। और ब्रिटेन में राजतंत्र है, ठीक है, राजतंत्र है, वंशानुगत व्यवस्था है, ठीक है। भारत में गणतंत्र व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र और शासन का प्रमुख एक ही पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्र का भी प्रमुख है और शासन का प्रमुख। देखिए शासन का यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है आपको, शासन का प्रमुख, तो शासन का प्रमुख राष्ट्रपति ही माना जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। इसलिए कह देते हैं कि प्रधानमंत्री का शासन है, ठीक है, इसलिए बोल देते हैं शासन का वास्तविक संचालन प्रधानमंत्री ही करता है, ठीक है। वैसे राष्ट्र का और शासन का दोनों प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ठीक है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, इसीलिए कभी कभी इसे प्रधानमंत्री शासन कह दिया जाता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे।
तो गणराज्य का अर्थ क्या हुआ? गणराज्य का अर्थ राष्ट्र का प्रमुख चुना जाएगा, राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो भारत में अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति चुना जाता है, ठीक है। तो ये गणतंत्र व्यवस्था हुई, ठीक है, गणतंत्र। राजतंत्र में राष्ट्र का प्रमुख राजा होगा, शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये गणराज्य कंप्लीट। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो ये 3 शब्द हैं। उद्देश्य का भारत के नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त कराने के उद्देश्य की घोषणा करती है, ठीक है। न्याय का सामान्य अर्थ होता है कि भेदभाव की समाप्ति। राजनीतिक न्याय सहित आर्थिक और सामाजिक न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीति निर्देशक तत्व भाग 4, मूल अधिकार भाग 3 में विभिन्न प्रावधान किए गए। तो ये फैक्ट है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का लक्ष्य 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है, ठीक है। तो याद रखेंगे, मैं समझाता हूँ आपको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय का अर्थ ही है भेदभाव की समाप्ति, इसमें स्पष्ट कहा गया है। देखिए, भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं। ये भेदभाव किसके आधार पर नहीं होगा? धर्म के आधार पर नहीं होगा, जाति के आधार पर नहीं होगा, लिंग के आधार पर नहीं होगा, जन्म स्थान के आधार पर नहीं होगा। मतलब आप किस धर्म के हैं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, किस जाति के हैं, किस लिंग के हैं, कहाँ जन्म हुआ है आपका भारत में, तो इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए, ठीक है। तो देखिए, राजनीतिक न्याय कैसे? राजनीति में सभी को राजनीतिक न्याय मतलब सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार हो और सभी को जो योग्य हैं सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार हो, मत देने का अधिकार, मत देने। तो राजनीतिक न्याय कैसे हमारे यहाँ? देखिए, 18 वर्ष से ऊपर का नागरिक मत दे सकता है, ठीक है। मूल संविधान में 21 वर्ष था, लेकिन इसे बाद में 18 वर्ष कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो पूछा जा सकता है, मूल संविधान में ये व्यवस्था 21 वर्ष थी मत देने की, लेकिन बाद में इसे 18 वर्ष कर दिया गया राजीव गांधी के शासन का, ठीक है जी हाँ। तो ये राजनीतिक न्याय हुआ कि मतलब कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और कोई भी व्यक्ति मत दे सकता है, मतलब राजनीति में भागीदारी कर सकता है। वहाँ किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न लिंग के आधार पर, ठीक है। किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, ठीक है। अब आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय मतलब कोई भी व्यक्ति हो कोई भी व्यक्ति हो उसे कोई भी व्यवसाय की स्वतंत्रता होगी, कोई भी आर्थिक गतिविधि कर सकता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा आर्थिक गतिविधि में। वो कोई भी आर्थिक गतिविधि प्रारंभ कर सकता है, उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, और जो कमज़ोर वर्ग हैं, कमज़ोर वर्ग, उन्हें आर्थिक मदद की जाए, ठीक है। तो आप विभिन्न योजनाएं देखते हैं, आप आगे पढ़ेंगे मूल अधिकार जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें ये व्यवस्था की गई है सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए, ठीक है। देखिए, सामाजिक न्याय का अर्थ है वही, देखिए, न्याय का अर्थ है भेदभाव को समाप्त करना, और ये भेदभाव धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नहीं किया जाएगा। मतलब ये किस जाति के, किस धर्म के, इस आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। तो आप देखते हैं, देखिए, मूल अधिकारों में भी सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई। मूल अधिकारों में देखिए, तो यहाँ अनुच्छेद हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अनुच्छेद 14, 15, 16 सभी में कहा गया है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। सभी समान होंगे, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ देखिए अनुच्छेद 16, जहाँ जो शिक्षा और जो सरकारी सेवा है वहाँ इसी आधार पर जो रिजर्वेशन है वो प्रदान किया गया है, ठीक है, आरक्षण प्रदान किया गया है सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो ये हुआ सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय, जहाँ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में सभी की भागीदारी होगी, ठीक है।
और सभी के साथ न्याय किया जाएगा। जो कमज़ोर हैं उनकी मदद की जाएगी, उनका कल्याण किया जाएगा और सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ये कल्याण करती है। ठीक है, तो ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। इस शब्द का नकारात्मक अर्थ होता है प्रतिबंधों का अभाव, जबकि सामान्य अर्थ होता है व्यक्तिगत विकास हेतु समान अवसरों की उपलब्धता। तो देखिए, उद्देश्य काम में बड़े 3 आदर्शों की प्राप्ति के लिए संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के अंतर्गत प्रावधान किया। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता ये मूल अधिकारों में है। जहाँ 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको अनुच्छेद 19 में, और धर्म उपासना की स्वतंत्रता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। जो मूल अधिकारों में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसका अर्थ यही है कि आप कोई विचार व्यक्ति प्रकट कर सकते हैं और अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी भी धर्म के हों आप, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा इसमें। ठीक है, तो एक हुआ विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इस शब्द का तात्पर्य तार्किक विशेषाधिकारकों की समाप्ति, आगे बढ़ने के समान अवसर तथा मानव होने के आधार पर सभी समान है। इससे संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 3 और भाग 4 में उल्लिखित है। ये भाग 3 मूल अधिकार और भाग 4 नीति निर्देशक तक DPSP। ठीक है, और ये फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये मूल अधिकार और DPSP में प्रावधान किया गया प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है, वहाँ हम पढ़ेंगे इसे। तो इसका अर्थ यही है, अवसर की समता। समता मतलब समानता से ले लिया जाता है, समानता। तो इसका अर्थ है कि अवसर, सभी को समान अवसर मिलेगा, मतलब विशेषाधिकार नहीं होंगे। जैसे पहले जब ब्रिटिश शासनकाल देखते हैं तो आप देखेंगे वहाँ कुछ वर्गों को विशेषाधिकार दे दिए गए थे। जैसे जो न्यायाधीश होते थे वो ब्रिटेनिक होते थे, ब्रिटिश लोग होते थे, वही न्यायाधीश बनते थे, और उन्हें जैसे सूबेदार से ऊपर के पद उन्हें दिए जाते थे। जबकि यहाँ ऐसा नहीं होगा, सभी को अवसर मिलेगा, समान अवसर उपलब्ध होगा। ठीक है, यहाँ कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, सभी समान होंगे। ठीक है, तो सभी को अवसर दिए जाएंगे, सभी अपना विकास कर सकेंगे और शासन प्रशासन में भागीदारी निभा सकेंगे। ठीक है, तो ये कहा गया प्रतिष्ठा अवसर की समता। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ठीक है, तो बंधुता शब्द राष्ट्र के सभी नागरिकों के बीच भावनात्मक संबंधों को दृढ़ करने का आदर्श प्रस्तुत करता है, जैसे कि परिवार के सदस्यों के बीच में होता है। तो बंधुता का मतलब हम सब भाई हैं और मिलके रहेंगे। ठीक है, तो यही कहा गया है कि भावनात्मक एकता के अभाव में न तो व्यक्ति के सम्मान की रक्षा की जा सकती है और न राष्ट्र की एकता और अखंडता से। तो भावनात्मक एकता ये है कि भावना होनी चाहिए आपको दूसरे के प्रति, उसके कष्ट और दुख आप समझ सकें और वो आपके कष्ट और दुख समझ सके। ठीक है, तो यही है भावनात्मक जुड़ाव होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इससे क्या है, आप यदि आपको आपके भीतर करुणा और दया जैसे भाव होंगे तो आप दूसरे की भी रक्षा करेंगे और राष्ट्र के प्रति भी आपका एक लगाव होगा। ठीक है, तो राष्ट्र पर जब कोई संकट आएगा तो आप उसके लिए प्रयास करेंगे और उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये राष्ट्र के साथ भावना होगी आपकी और व्यक्ति के साथ। अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में शामिल किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तब अखंडता शब्द जोड़ा गया है। ठीक है, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे, तो ये अखंडता शब्द तभी जोड़ा गया। स्वतंत्रता, समता, बंधुता का उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांति 1989 से प्रभावित है। तो ये स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता, बंधुता, तो ये फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से, तो ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया आपको स्वतंत्रता, समता, बंधुता क्या है। ठीक है, ठीक है, अब कुछ जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं उन्हें हम देखेंगे आगे, और आगे की क्लास जिसमें अन्य टॉपिक लेंगे हम वो करवाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी उद्देश्य का कंप्लीट हो गई। तो देखिए, आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर लेना है जिससे वीडियो स्किप ना हो आप। ठीक है, क्योंकि यदि एक भी वीडियो आपका निकल जाता है
तो वहाँ पिछला समझ में नहीं आएगा तो आपको अगला भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को आप शेयर और लाइक भी कर दीजिए करिए। ठीक है, तीनों क्लास देखते रहना है आपको। ठीक है, धन्यवाद।